मैं पंकज स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल फन विद फिनोलिया पे। आज अपन बात करेंगे जो आंत्र के अंदर आंत्र में वसा के पाचन के बारे में। ठीक है जी। तो वसा का पाचन आंत्र में किस प्रकार होता है उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो बात करते हैं वसा का पाचन आंत्र में किस प्रकार होता है, कौन कौन से जो एंजाइम होते हैं वो काम आते हैं जो वसा का पाचन करने के लिए काम में आएंगे। तो भाई देखो, वसा में क्या होता है, मुख्यतः जो आपका वसा का जो पाचन करेगा वो कौन करते हैं, पित्त लवण करते हैं। क्या करते हैं आपके, पित्त लवण। तो पित्त लवण और लेसिथिन ये दोनों क्या होते हैं, वसा के पाइसीकरण में सहायक होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, वसा के पाइसीकरण में सहायक होते हैं। याद रखना, लेसिथिन और पित्त लवण दोनों ही क्या होते हैं, वसा के पाइसीकरण में सहायक होते हैं। अब बात करते हैं अपन नॉर्मली कि जो पित्त लवण होता है, ठीक है ना, पित्त लवण और जो लेसिथिन होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। याद रखना, इसमें इनका एक सिरा जो होता है वो तो कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। एक सिरा तो कैसा होगा इनका, ध्रुवीय। और दूसरा सिरा क्या होता है, जो पुच्छ वाला हिस्सा होता है वो कैसा होता है, आपका अध्रुवीय सिरा होता है। यानी इसके अंदर दो मुख्यतः जो आपके लेसिथिन और पित्त लवण होते हैं ये क्या होते हैं, आपके ध्रुवीय व अध्रुवीय भागों से मिलकर बने होते हैं। और जो इनका अध्रुवीय भाग होता है वो क्या होता है, वसा गोलिकाओं की जो सतह होती है उसमें घुल सकता है। जो आपका इनका अध्रुवीय जो भाग होता है वो क्या करेगा, जो वसा वाला भाग होगा उसमें आराम से क्या होता है, घुलनशील होता है। लेकिन जो ध्रुवीय भाग है वो भोजन में जो आपका जल उपस्थित होता है, भोजन में क्या उपस्थित है, जल, और वो क्या होता है आपका जल में विलय होता है। यानी कि जल में विलय कौन सा भाग होगा, तो याद रखना जो आपका पित्त लवण जो लेसिथिन है उसके अणुओं के जो अध्रुवीय भाग होगा वो तो किसमें घुलनशील होता है, वसा में। और जो आपका ध्रुवीय भाग होता है वो जल में घुलनशील होता है। और इस क्रिया के कारण क्या होता है, इस क्रिया के कारण जो वसा गोलिकाएं होती हैं इनका क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। और पृष्ठ तनाव कम होने के कारण जो आपकी बड़ी वसा गोलिकाएं होती हैं, जो बड़ी वसा गोलिकाएं जो होती हैं वो छोटे आकार की जो गोलिकाएं हैं, छोटे आकार की जो वसा होती है उसमें टूट जाती है। यानी पृष्ठ तनाव कम होने के कारण क्या होता है, जो आपकी बड़ी वसा गोलिकाएं थी वो आपकी छोटी वसा गोलिकाओं में टूट जाती है। और इस क्रिया को ही अपन क्या बोलते हैं, पाइसीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइसीकरण बोलते हैं। तो पाइसीकृत जो आपकी वसा है उस पर क्या करेंगे, एंजाइम काफ़ी जल्दी ही काम करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, आपके वसा का पाइसीकरण किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, वसा और इसके साथ जो पित्त होता है वो इस पर काम करके, वसा पर काम करके क्या करता है, वसा का पाइसीकरण कर देता है। क्या कर देता है, आपका वसा का पाइसीकरण कर देगा। यानी कि जो बड़े अणु होते हैं उन्हें छोटे अणुओं में तोड़ देता है। ठीक है जी। तो अपन अगर अपन देखते हैं तो वसा का पाचन किस प्रकार होगा आपका, जैसे कि वसा जो है आपकी, ठीक है ना, वसा जो होगी उस पे काम करेगा पित्तरस। क्या काम करेगा, पित्तरस। और इस पित्त के कारण जो वसा होगी वो क्या हो जाएगी, पाइसीकृत। क्या हो जाएगी, पाइसीकृत। और इस पाइसीकृत वसा पर जनरली आपका जो अग्नाशयी लाइपेज होता है वो काम करता है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड तो ये अग्नाशयी लाइपेज काम करेगा और वो इसे बदल देगा डाइग्लिसराइड में। किसमें बदल देगा, डाइग्लिसराइड में बदल देगा। और डाइग्लिसराइड पर क्या करता है, आपका आंतरीय लाइपेज काम करता है। यहाँ पे तो कौन कर रहा था, अग्नाशयी लाइपेज। और इसमें क्या काम करेगा, आपका आंतरीय लाइपेज। ये इसे क्या करता है, जनरली आपका ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में बदल देता है। और ये जो ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल होते हैं ये फिर आगे जाकर या जो मोनोग्लिसराइड जो पहले बनता है इनके द्वारा, वो और वसीय अम्ल क्या होते हैं, आपके रक्तवाहिनियों में अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, पहले वसा का पित्त के द्वारा इमल्सिफिकेशन, पाइसीकरण किया जाता है। पाइसीकरण करने के पश्चात इनको अग्नाशयी लाइपेज जो होते हैं वो डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट करते हैं। डाइग्लिसराइड क्या करता है, आंतरिक लाइपेज की उपस्थिति में ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रकार क्या होता है, वसा का डाइजेशन यानी वसा का पाचन हो जाता है। अब बात करते हैं अपन मुख्यतः अवशोषण की, कि अवशोषण किस प्रकार होगा।
कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण जो है वो किस प्रकार होता है, जो आपका जनरली जो आपका वसा है उसका अवशोषण किस प्रकार होता है, प्रोटीन का अवशोषण किस प्रकार होता है, यानी अमीनो अम्लों का अवशोषण किस प्रकार होता है, वो आज इस स्लाइड में अपन देखेंगे। तो देखो भाई, यहाँ पे ये पाइसीकरण हो रहा है। पाइसीकरण जो वसा है वो पित्त के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, आपके पाइसीकरण कर रहे हैं, और ये आपको पाइसीकृत वसा मिल रही है। और फिर आगे चलकर पाइसीकृत वसा जो होती है वो फिर किसमें मिल जाती है, वसीय अम्ल और आपका गिल्सिरोल में आपकी बदल जाती है। कुछ मात्रा में अपने मोनोगिल्सराइड भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं आगे। तो भाई देखो, तो भाई अब बात करते हैं इनके अवशोषण की। तो भाई पचित जो भोजन होता है उसके अंदर जो उसकी आंत्र की जो उपकला होती है, तो पचित भोजन जैसे कहाँ जाएगा, आपकी आंत्र में जाएगा। तो आंत्र की जो जनरली क्या हो गया, आंत्र में जो पचित जो भोजन है वो उपस्थित है, यानी आंत्र में पूरी का पूरा जो भोजन है उसका डाइजेशन हो चुका है। अपचित जो भोजन होगा वो तो आगे की तरफ चला जाएगा, वो तो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या होता है, जो पचित भोजन है वो आंत्र की जो उपकला कोशिकाएं होती हैं उनके माध्यम से किसमें चला जाता है, रुधिर वाहिनियों में चला जाता है। ये डायरेक्टली काम किसके लिए होता है, आपका जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है उसमें तो क्या होते हैं, डायरेक्टली क्या चले जाएंगे आपके जो रुधिर में, जो पचित जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो डायरेक्टली क्या चले जाते हैं, रुधिर में चले जाते हैं। लेकिन वसा जो होता है वो आपका किसके द्वारा जाएगा, लसिकाओं के द्वारा रक्त वाहिनियों में प्रवेश करता है। वो डायरेक्टली अवशोषित नहीं होता, क्योंकि वसा के जो अणु होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से काफ़ी सारे पदार्थ जो होते हैं वो आपके अवशोषित किए जाते हैं। अब इसके लिए अपन एक बार यहाँ पे स्लाइड में देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं इसको कि अवशोषण किस प्रकार होता है। ठीक है जी। तो देखो भाई, आंत्र के अंदर अवशोषण किस प्रकार किया जाता है। तो याद रखना, आपकी जो श्लेष्मिका स्तर है, क्या होता है, श्लेष्मिका स्तर, जो आंत्र का श्लेष्मिका भाग होता है वहाँ पे क्या पाई जाती है, वहाँ पे आपकी ब्रश बॉर्डर देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, ब्रश बॉर्डर। तो आपकी जो श्लेष्मिका की जो उपकला कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना, उनके अंदर जो सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं वो आपस में मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं, ब्रश बॉर्डर का निर्माण कर देते हैं। और प्रत्येक जो आपके रसांकुर होते हैं उनके अंदर एक क्या पाई जाती है, आपकी केंद्रीय लसिका वाहिनियां उनके अंदर पाई जाती है। और उसके साथ क्या होती है, रुधिर वाहिनियां इसमें देखने को मिलती है, रुधिर केशिकाएं इसमें देखने को मिलती है। पाचन के दौरान जो अंतिम उत्पाद बनते हैं वो आपके ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, आपके जो ग्लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, मोनोगिल्सराइड, वसीय अम्ल आदि यहाँ पे बनते हैं। अब इसमें बात करेंगे कि भाई इनका अवशोषण किस प्रकार किया जाता है। जनरली आपके जो मिनरल्स हैं और साथ में क्या है, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल, उनका अवशोषण किस प्रकार किया जाता है। तो देखो भाई, अगर बात की जाए कार्बोहाइड्रेट में तो ग्लूकोज और अमीनो अम्ल, सिर्फ ग्लूकोज और जो आपका अमीनो अम्ल है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज और प्रोटीन में अमीनो अम्ल, इन दोनों का जो अवशोषण होगा वो सक्रिय अभिगमन के द्वारा होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होती है, एटीपी की आवश्यकता होती है। परंतु कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जैसे कि फ्रक्टोज, क्या होता है, फ्रक्टोज। तो ये जो फ्रक्टोज है वो क्या करेगा, ये जो फ्रक्टोज होगा वो मुख्यतः क्या काम करता है, ये जो फ्रक्टोज है वो क्या करता है, आपका निष्क्रिय परिवहन के द्वारा, किसके द्वारा, निष्क्रिय परिवहन के द्वारा क्या करेगा, अवशोषित होगा। यानी फ्रक्टोज जो होता है उसमें क्या होता है, सुसाध्य परिवहन के द्वारा, वो सुसाध्य विसरण के द्वारा क्या होता है, अवशोषित किया जाता है। उनमें क्या होता है, सुसाध्य परिवहन होगा या सुसाध्य विसरण होता है, उसके द्वारा क्या होता है, ये अवशोषित किया जाता है। तो फ्रक्टोज तो क्या होता है, सुसाध्य विसरण द्वारा, लेकिन जो आपका ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, प्रोटीन के रूप में जो अमीनो एसिड है, वो सभी क्या होते हैं, आपके निष्क्रिय परिवहन के रूप में, निष्क्रिय जो आप सक्रिय परिवहन है उसके रूप में क्या होते हैं, आपके अवशोषित किए जाते हैं। अब देखिए भाई, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जो है वो है आपका वसीय अवशोषण। देखो इसमें बस जो आपके ये है क्या, आपके जो सक्रिय, और इसमें सिर्फ आपको यही याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें फ्रक्टोज का अवशोषण किसके द्वारा, तो फ्रक्टोज का जो अवशोषण होता है वो तो मुख्यतः किसके द्वारा होता है, फ्रक्टोज का जो अवशोषण है वो आपका होगा किसके द्वारा, निष्क्रिय परिवहन, जिसमें क्या आता है आपका सुसाध्य विसरण के द्वारा क्या होता है, इनका अवशोषण किया जाता है।
इसके अलावा जो आपके क्या होते हैं एमिनो अम्ल और ग्लूकोज है और ग्लैक्टोज है, उनका अवशोषण सक्रिय अभिगमन द्वारा क्या होता है, रुधिर में होता है। ठीक है जी। वसा का अवशोषण थोड़ा सा क्या है, इनसे डिफरेंट होता है। जनरली वो कैसे होता है, देखो भाई अपन इस डायग्राम से समझते हैं। ये मैंने डायग्राम बनाया, ये क्या आपकी लसिका, ये अंदर क्या आपका जनरली जो झिल्ली वाला भाग है, इसके अंदर क्या उपस्थित है आपकी, देखो ये बच्चों क्या है, ये बच्चों आपका है SER यानी कि चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका। ये क्या होती है, चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसमें बाहर की तरफ, रसांकुर के बाहर की तरफ क्या होते हैं, वसा अम्ल और साथ में क्या होते हैं आपके मोनोग्लिसराइड उपस्थित होते हैं। जैसे ही ये वसीय अम्ल और जो मोनोग्लिसराइड होते हैं, जैसे क्या होते हैं आपके रसांकुरों के संपर्क में आते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, इन वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड के ऊपर, इन वसीय अम्ल के ऊपर क्या होता है, इन वसीय अम्ल के ऊपर पित्त लवणों का आवरण पाया जाता है। तो जैसे ही ये क्या होते हैं सूक्ष्म अंकुरों के संपर्क में आते हैं, तो ये जो आपके पित्त लवण युक्त जो मिसेल होते हैं, उनके ऊपर से मिसेल का जो आपका ये जो मिसेल होते हैं, जैसे ही किसके कम कॉन्टेक्ट में आते हैं, आपके सूक्ष्म अंकुरों के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो इन वसीय अम्लों के ऊपर पित्त लवणों का जो आवरण होता है वो हट जाता है और ये किसके अंदर आ जाएंगे, ये वसा अम्ल मोनोग्लिसराइड आपके झिल्ली से सूक्ष्म अंकुरों से होते हुए अंदर की तरफ आ जाते हैं और किस में चले जाते हैं, अंतःप्रदेवी जालिका में चले जाते हैं, जहाँ इनके अंदर क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण होता है। किसका संश्लेषण होता है, ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण होता है। और ये जो ट्राइग्लिसराइड होगा वो फिर क्या होगा, उसके ऊपर एक आपकी परत बनने लग जाती है जो प्रोटीन की होती है, और ये प्रोटीन की परत बनकर ये किसका निर्माण कर देगी, याद रखना, ये काइलोमाइक्रोन का निर्माण कर देती है। और ये काइलोमाइक्रोन क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता हुआ आपका ये जो काइलोमाइक्रोन होगा उसका बहिर्कोशिका लयन के द्वारा ये झिल्ली से बाहर निकल जाएगी और किस में पहुंच जाएगी, आपके लेक्टियल में, यानी कि लसिका के अंदर पहुंच जाती है। जो वसीय अम्ल की जो गोलिकाएं होती हैं वो कहाँ पहुंच जाती है, जो लेक्टियल होती है उसके अंदर पहुंच जाती है, और लेक्टियल से कहाँ चली जाएगी, आपके रक्तवाहिनियों में चली जाएगी। इस प्रकार क्या होता है, वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड जो होते हैं उनका अवशोषण कर लिया जाता है। अब देखो भाई, विटामिन और लवण जो होते हैं वो सक्रिय और निष्क्रिय विधि दोनों से ही अवशोषित किए जाते हैं। वापस सुन लेना कि जो आपके जनरली जो विटामिन है और आपके लवण है, ये दोनों ही आपके सक्रिय व निष्क्रिय विधि द्वारा क्या होते हैं, अवशोषित किए जाते हैं। इनका अवशोषण सक्रिय विधि द्वारा भी होता है, निष्क्रिय विधि द्वारा भी होता है। और याद रखना, जल का अवशोषण हमेशा क्या होगा, विसरण के द्वारा होगा। और जल का जो अवशोषण योग्य भाग जो होता है वो कौन सा होता है, जल कहाँ अवशोषित होता है, तो आपका जो बड़ी आंत्र है वहाँ पे जल का अवशोषण किया जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा क्या है आपका कि भाई जो वृद्धांत्र होते हैं उसमें जल और कुछ विटामिन जैसे कि विटामिन के जो होते हैं उनका अवशोषण किया जाता है। तो याद रखना, आपकी जो वृद्धांत्र होती है, जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत का जो वृद्धांत्र वाला भाग है उसके अंदर क्या होता है, उसमें जल और आपके विटामिन के का अवशोषण किया जाता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं अपन लास्ट, स्वांगीकरण। एसिमाइलेशन क्या होता है, स्वांगीकरण क्या होता है। देखिए भाई, सीधी सी बात है, स्वांगीकरण क्या है, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि स्वांगीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो आपका पचित भोज्य पदार्थ होते हैं या जो अवशोषित भोज्य पदार्थ है उनका कोशिकाओं द्वारा पूर्णतः उपभोग करके ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन स्वांगीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी अतिरिक्त मात्रा क्या हो जाती है आपकी, जैसे कोई खाद्य पदार्थ है पूरे तरीके से अवशोषित नहीं हो पाया तो वो या तो ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाएगा या फिर वो क्या हो जाएगा, वसा में परिवर्तित होकर आपकी जो स्किन होती है, त्वचा जो होती है उसके नीचे आपका जमा होने लग जाता है। इसके बाद लास्ट जो आती है आपकी, वो कौन सी आती है, लास्ट जो आती है वो आपकी स्टेप आती है कौन सी, बहिक्षेपण। अब देखो भाई, बहिक्षेपण में कुछ नहीं है, जो अपचित पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, जो पचाए नहीं जा सकते, ऐसे पदार्थ को जब शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, बहिक्षेपण बोलते हैं। ठीक है जी। अब देखो भाई, और आप लोग जनरली अपन क्या करते हैं, 24 घंटे में
24 घंटे में कम से कम 1 से 2 बार अपन क्या करते हैं, मल का त्याग करते हैं। किसका त्याग करते हैं? मल का त्याग करते हैं। और ये मल जो होता है वो क्या होता है? ये बचा हुआ अपचित भोजन ही होता है। कई बार किसी बंदे का क्या होता है, जनरली कोई ऐसे जो आपके व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर कब्ज़ की शिकायत काफ़ी ज़्यादा रहने लग जाती है। उसके अंदर होता क्या, कब्ज़ क्यों बनता है? तो याद रखना, तो ये जनरली जो कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है ना, वो क्यों होती है, ये आज मैं आपको बताऊंगा कि कब्ज़ की प्रॉब्लम रियली में कारण क्या है, क्यों होती है कब्ज़ की प्रॉब्लम। देखो भाई, ये क्या है आपकी, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। क्या है आपकी? लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती है, कुछ श्लेष्मा कोशिकाएं होती है जो क्या करती है, श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है जिनके अंदर जो क्या करती है, श्लेष्मा का स्रावण करती है। जब आपके लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि आपकी बड़ी आंत्र में श्लेष्मा का स्रावण नहीं किया जाता, तो उसके कारण जो आपका अपचित भोजन है वो इसके अंदर फंसने लग जाता है, यानी ये आगे मूव नहीं कर पाता। इसी कारण क्या होते हैं, इसी कारण यहाँ पे आपको किसकी शिकायत रहने को लग जाती है, कब्ज़ की शिकायत रहने लग जाती है। इसलिए बोला जाता है कि सुबह सुबह जब अपन जल्दी उठते हैं, सुबह उठते हैं, तो उसके साथ गर्म पानी पीना चाहिए ताकि आपके कब्ज़ की शिकायत नहीं रहती। कब्ज़ की शिकायत रहने का मतलब ही क्या है कि आपके बड़ी आंत्र में क्या नहीं बन रहा, बड़ी आंत्र में श्लेष्मा नहीं बन रहा। इसका मेन काम यही होता है। तो श्लेष्मा ग्रंथियां जो होती हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत्र में पाई जाती हैं, उनका मुख्य कार्य क्या होता है, उनका मुख्य कार्य यही होता है कि वो क्या करती है, वो जनरली उनको स्नेहन प्रदान करने का कार्य करती है। अब देखो बच्चों, अपन ने आज जो चैप्टर है पाचन तंत्र वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज अब अपन जो आगे वाला जो चैप्टर लेंगे वो लेंगे श्वसन तंत्र। क्या लेंगे? श्वसन तंत्र। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको समझा दूंगा। ओके, तो ये रिवीजन सीरीज आपके एग्ज़ाम तक चलती रहेगी, इसको देखते रहें और आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इससे पहुंच सकता है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि अब मैं नेक्स्ट जो अपनी वीडियो आएगी उसके अंदर में श्वसन तंत्र जो है उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं उनको मैं लेकर आऊँगा और उसे ही मैं समझाऊँगा। अब जनरली अपन क्वेश्चन से स्टडी करेंगे, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने वाले उनको ही सिर्फ स्टडी किया जाएगा। तो ऐसे ही इस चैप्टर को, जितने भी जो चैप्टर हैं उनको आप देखते रहें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। साथ शेयर करने से आपके कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें जनरली क्या है, जो एक पर्टिकुलर मटेरियल नहीं मिल पा रहा, तो उन्हें क्या होती है, वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसलिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकें उतना ज़्यादा शेयर करें। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जो है आपका #FunWithFineria, #FunWithFineria। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और इसको आप सब्सक्राइब, जनरली जो टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और वहाँ पे आप लोग मेरे को कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हैं, या इस यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप जाकर मेरे को जो भी कोई डाउट है वो आप बता सकते हैं। थैंक्स, गुड नाइट।